मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, डैट इज़ सेपरेशन मेथड्स। ठीक है, सेपरेशन मेथड्स ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट आउट किया जाता है उसके लिए ये कंसेप्ट है। तो फर्स्ट आता है हमारे पास, यहाँ हम लोग सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे। सेपरेशन टेक्निक्स में फर्स्ट आपके पास आ जाती है दैट इज़ वी कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ठीक है, द फर्स्ट टेक्निक इज सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। नाउ व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन? सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है? देखिए बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है इसमें दो फोर्स काम करते हैं। जैसे कि आप जानते हो, एक पत्थर पे अगर हम रस्सी बांध के उसको घुमाना चाहेंगे सर्कुलर पाथ में, तो होता क्या है कि ये तभी सर्कुलर मैनर में घूमेगा जब इसके अंदर की तरफ फोर्स और बाहर वाला फोर्स दोनों इक्वल डायरेक्शन में लग रहा हो। तो बाहर वाला फोर्स जो होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और जो अंदर लगने वाला फोर्स होता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएं तब ये जो पत्थर है ये सर्कुलर पाथ में घूम सकता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है फिनोमेना कि हम लोग जब बात करते हैं इसकी दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड की, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में भी सेम मैनर के अंदर ही यहाँ पे काम चलता है आपका। और यहाँ क्या होता है कि इन दिस मेथड, पहले तो डिफाइन करते हैं हम लोग, इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल forces are used to separate, these are used to separate lighter and heavier component of a mixture, lighter and heavier components of mixture। ठीक है बेटा, ये किस या आप ये भी कह सकते हो कि दिस प्रोसेस, ये कह सकते हो आप कि दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड टू सेपरेट, किस चीज़ को सेपरेट करने के लिए काम में आएगा? इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट वेरी स्मॉल सॉलिड्स पार्टिकल फ्रॉम द लिक्विड मिक्सचर, वेरी स्मॉल सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर। ठीक है बेटा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि होता क्या है, किसके लिए होता है? इट इज़ जनरली यूज फॉर, ये जो बोला, यूज टू सेपरेट द लाइटर एंड हैवियर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। अब ये मिक्सचर कैसे होने चाहिए? ये मिक्सचर आपके होने चाहिए दैट इज़ 2 इमिसिबल लिक्विड्स होने चाहिए। तो ये बात याद रखना, दैट इज़ 2 इमिसिबल लिक्विड्स हों तभी ये चीज़ काम में आएगी आपके। ठीक है, फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल पे ज़्यादा फोकस करना आपको। और ये जो प्रोसेस होता है ये सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन के द्वारा होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, एग्जांपल है इसका, जैसे कि फैट फ्रॉम मिल्क, मिल्क में से फ़ैट को अलग करना। ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हो बटर फ्रॉम मिल्क, बटर फ्रॉम मिल्क, ये भी इसी का एग्जांपल में काउंट करते हैं हम लोग। ठीक है, और उसके बाद वाटर, वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ, या फिर आप बोल सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड यूरिन, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड यूरिन। अगर उनके कंपोनेंट्स का पता करना है तो हम इस मेथड के द्वारा यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट? ठीक है, जनरली होता क्या है, देखो इसमें कुछ इस तरह की सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है जिसका वेरी हाई रोटेशन होता है। इसके अंदर इस तरह से टेस्ट ट्यूब होल्डर्स होते हैं, ये टेस्ट ट्यूब रखे जाते हैं इसमें। ठीक, अब जिसका भी हमें टेस्ट करना है वो टेस्ट ट्यूब को अंदर यहाँ रख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे इसका टेस्ट करना है, जैसे कि मिल्क और फैट को ही कन्वर्ट करता है, मिल्क का पता करना है कि मिल्क में कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो क्या करेंगे हम, इसमें जो मिल्क होता है उसको इसमें डालेंगे और तेज़ी से घुमाएंगे। तो मिल्क में क्या होता है, फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, प्लस आपके वाटर होते हैं। तो जिसका हैवियर वेट होगा वो तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब ये रोटेशन करेगा अराउंड 7000 RPM के थ्रू रोटेशन करता है, रोटेशन पर मिनट के हिसाब से। तो इतना ज़्यादा हाई स्पीड से रोटेशन अगर करवाते हैं सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन में, तो जो हैवियर पार्टिकल है वो नीचे आ जाता है और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर आ जाता है।
ठीक है। सेम मैनर में वॉशिंग मशीन के अंदर जो गीले कपड़े होते हैं उनमें से वाटर को हम लोग निकालते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ओनली, ठीक है। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, मोर फोकस ऑन द एग्जांपल्स, समझ में आया, ठीक है। सो सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली जो मेथड होता है इट इज़ यूज फॉर द टू इमिसिबल लिक्विड को, और ये दो फोर्सेस पे बेसिस पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, और ये लाइटर वेट पार्टिकल को हैवियर वेट पार्टिकल कंपोनेंट से अलग करने के लिए इन टू इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल का मतलब इनसॉल्युबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए जनरली हम इसको यूज़ करते हैं। गॉट इट, क्लियर हुआ। सो सेकेंड मेथड आता है हमारे पास डिकेंटेशन। सेकेंड इज डिकेंटेशन। देखिए बेटा डिकेंटेशन में क्या करना है। सेकेंड इज डिकेंटेशन, डिकेंटेशन मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, ये भी आपके टू इमिसिबल लिक्विड्स सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड्स को अलग करने के लिए काम में आएगा। तो पहले तो ये लिख लेते हैं, इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट किसको, द कॉम्पोनेंट, यूज्ड टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, सेपरेट फ्रॉम, to separate the components of two immiscible liquids, ठीक है। इमिसिबल लिक्विड्स भी हो सकता है एंड सॉलिड टू लिक्विड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप बोलते हो आपने लिया ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर, ठीक है। ऑयल और वाटर के मिक्सचर में हम लोग कैसे अलग करेंगे, या फिर आपने लिया सैंड एंड मिक्सचर, सैंड एंड वाटर का मिक्सचर। तो बेटा देखो इसमें कैसे करते हैं हम लोग, सिंपल सा टेक्निक है ये। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर क्या डाल देंगे हम, जैसे सैंड और वाटर को डाल दिया। अब क्या करेंगे, थोड़ी देर सेटल डाउन होने देंगे इसको, तो ये सेडिमेंटेशन की तरह काम करेगा। यहाँ पे सेटल्ड हो जाएंगे सारे के सारे, कौन, सैंड सेटल हो जाएगा वाटर के ऊपर, ठीक है, थोड़ी देर के बाद में। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा टिल्ट करो आप, जैसे टिल्ट करोगे तो क्या होगा, धीरे 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 पानी बाहर निकल जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा, सिर्फ सैंड पार्टिकल्स। सो दिस इज द मेथड। सिमिलरली जहाँ दो लेयर सेपरेशन होता है, जैसे ऑयल एंड वाटर को भी हम इससे अलग कर सकते हैं। कैसे, जो ऑयल के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की लेयर में होंगे, जैसे कि एक बीकर लीजिए, इसके अंदर हम लोग मान लीजिए कि ऑयल पार्टिकल्स ले लेते हैं, ये ऑयल है, तो टिल्ट करके ऑयल की लेयर को धीरे धीरे निकाल दें और पीछे बच जाएगा वाटर। लेकिन ये मेथड इतना इफेक्टिव नहीं है इन सेपरेशन, ठीक है। सो जनरली इसके दो तीन ही यूसेस पूछे जाते हैं आपसे कि कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि सॉलिड कंपोनेंट को लिक्विड कंपोनेंट से, या टू इमिसिबल लिक्विड, ऐसे लिक्विड जो आपस में सॉल्युबल ना होते हो, जिनमें दो डिफरेंस लेयर बनती हो, उनके लिए हम लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं। आया समझ में बेटा, ठीक है। नाउ द थर्ड मेथड इज दैट इज सब्लिमेशन मेथड। थर्ड मेथड इज सब्लिमेशन। थर्ड इज सब्लिमेशन। नाउ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि सब्लिमेशन होता क्या है। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि सब्सटेंस, as a substance which the substance in which solid directly convert into gas without entering in liquid state, ठीक है, विदाउट एंटरिंग इन लिक्विड स्टेट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज एनी सॉलिड व्हेन कन्वर्टेड टू गैस डायरेक्टली, द प्रोसेस इज कॉल्ड, और ये हीटिंग पे ही होगा, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में नाम से पता चल रहा है ऐसी जो चीज़ें जो सब्लाइम होती हैं, ठीक है, जो सब्लाइम हो सकती है, अगर उसको किसी भी कंपोनेंट के साथ लिया जाए, किसी सॉलिड कंपोनेंट के साथ लिया जाए, तो हमेशा वो क्या करेंगे, हीटिंग करने पे वो पहले एवापोरेट हो जाती है, सॉरी सब्लाइम हो जाएंगी। अब कौन कौन सी चीज़ें सब्लाइम होती हैं, जैसे कि कैम्फर बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, कैम्फर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके होते हैं आयोडीन, इसका फॉर्मूला I2 होता है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl we called as अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो ड्राई आइस। व्हाट इज़ ड्राई आइस,
ड्राई आइस सॉलिड CO2, जिसको हम रेफ्रिजरेटर में ड्राई कोल्ड के नाम से जानते हैं, ड्राई कोल्ड इसे ही कहा जाता है, DRIKOLD कोल्ड, ठीक है, ड्राई कोल्ड, COLD नहीं है, ध्यान रखना KOLD। तो ये इस नाम से ये रेफ्रिजरेटर्स के अंदर यूज़ किया जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखो। अब देखो इस पर एक एप्लीकेशन आती है, किस तरह से बोला जाता है, देखिए हम क्या करते हैं, एक पैट्री डिश लेते हैं, ठीक है, इस पैट्री डिश पर हम रख देते हैं एक मिक्सचर जिसके अंदर है, सपोज वी हैविंग अ मिक्सचर ऑफ सैंड प्लस अमोनियम क्लोराइड, और इस मिक्सचर में से आपको सेपरेट करना है। तो क्या करें, इसको हम लोग स्टैंड पर रख देते हैं लाइक इन दिस वे, ठीक है, और यहाँ पर रख देते हैं गैस बर्नर ऑन कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही ये फनल उगेगा, मतलब यहाँ पे जब हीटिंग होगी तो NH4Cl उड़ जाएगा, लेकिन आपको कैसे पता चला उड़ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इस पर एक इन्वर्टेड उल्टी करके हम क्या करेंगे, इसमें फनल रख देंगे, इन्वर्टेड फनल को रखेंगे यहाँ पर इस फॉर्म में। थोड़ी सी फनल मेरी अजीब सी बन गई है, आप थोड़ा डायग्रामेटिक अच्छा बना लेते हो तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और ऊपर से क्या कर देंगे इसको, कॉटन प्लग, दिस इज़ कॉटन प्लग का मतलब है कॉटन से बंद कर दिया। अब इसको हीट करते हैं, तो हीट करने पे देखो क्या होगा, यहाँ पर हीटिंग से सैंड पार्टिकल्स पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, वो तो सॉलिड का सॉलिड ही बना रहेगा। लेकिन अमोनियम क्लोराइड जो होगा वो सबलाइम होता है, इसलिए उसके फ्यूम्स जो हैं, वाइट कलर के फ्यूम्स इसके कॉटन के चारों तरफ और इसके वॉल पर डिपॉजिट हो जाएंगे। सो दिस इज़ अमोनियम क्लोराइड फ्यूम्स, और ये वाइट कलर के होते हैं। तो बेटा क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाता है कि जब आप सैंड और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर्स को हीटअप करते हो, इन्वर्टेड फनल रख कर, कॉटन प्लग रख कर पैट्री डिश के अंदर, तो अमोनियम क्लोराइड हमें कहाँ ऑब्टेन होता है, इन द इन्वर्टेड फनल। तो हम क्या बोलेंगे, जो फनल पर जहाँ कॉटन प्लग लगाया गया वहाँ पे उनके वॉल के कॉर्नर्स पे इकट्ठा होते हुए वाइट फ्यूम्स की तरह दिखाई देगा हमें, दिस इज़ द अमोनियम क्लोराइड। समझ में आया। तो जनरली इन पांचों चीज़ों का मिक्सचर किसी के साथ, ये पांच जो चीज़ें हैं इनको किसी सॉलिड के साथ में अगर आप लेते हो तो हमेशा सब्लिमेशन मेथड का इस्तेमाल करना, दिस इज़ द बेस्ट मेथड, क्योंकि सब्लिमेशन से सबसे पहले चीज़ें उड़ जाएंगी और उड़ने से इनके फ्यूम्स हट जाएंगे और बच के आ जाएगा दूसरा कंपोनेंट। तो इस वे में हम इसको अलग करते हैं। नाउ द फोर्थ मेथड आता है आपका, ठीक है। फोर्थ मेथड क्या है, लेट्स सी। फोर्थ इज क्रोमेटोग्राफी। फोर्थ इज क्रोमेटोग्राफी। देखो बेटा, क्रोम जो यहाँ पे वर्ड है, क्रोम, इसका मतलब होता है कलर, ठीक है। ग्राफी मतलब स्टडी करना, कलर्स की स्टडी करना। जनरली ये मेथड सेपरेशन के लिए नहीं, ये मेथड आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। हम लोग जो बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी, ये बहुत टाइप्स की होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी ऑयल क्रोमेटोग्राफी या फिर पेपर, थिन लेयर पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, अलग अलग टाइप की होती हैं आपकी। तो हम जो बात करेंगे वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी की, ठीक। अब ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, पहले इसकी बात करें। इट इज़ बेस्ड ऑन द या बोल सकते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रैवल स्पीड, ठीक है। ट्रैवल स्पीड का मतलब ट्रैवल करना, मतलब कि मूवमेंट होना, ठीक है। ट्रैवल स्पीड ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑफ अ मिक्सचर, कि मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी क्या क्या स्पीड होगी, उसके लिए जनरली हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, ये जो ट्रैवल स्पीड है ये जनरली यूज़ की जाती है फॉर द मिसिबल लिक्विड्स के लिए। ये मेथड जो है वो किसके लिए है, मिसिबल लिक्विड्स, मतलब जो आपस में सॉल्युबल हो सकते हैं, मिसिबल लिक्विड्स के लिए। दिस मेथड इज जनरली यूज फॉर द मिसिबल लिक्विड्स, गॉट इट। नाउ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि सेपरेशन ऑफ द कलर्स ऑफ डाई, सेपरेशन ऑफ कलर्स ऑफ डाइज के डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पिगमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर के जो पिगमेंट्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन से कलर प्रेजेंट होते हैं उनको अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है।
दैट इज सेपरेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम ब्लड एंड यूरिन। ब्लड और यूरिन के अंदर देखो ब्लड के कंपोनेंट्स पता करना है तो क्या कौन सा मेथड यूज़ करेंगे हम लोग, अभी बताया था मैंने आपको, दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड लाइटर और हैवियर वेट के बीच में डिफरेंस करता है। तो WBC RBC वगैरह अलग अलग वेट के होते हैं तो उनको कंपोनेंट पता करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से। लेकिन अगर उसमें कोई अदर पार्टिकल आ गया, जैसे कोई ड्रग्स, कोई केमिकल, किसी ने पॉइजन खा लिया तो पॉइजन आ गया ब्लड के अंदर या यूरिन के अंदर आ गया, तो उसको पता करना है कि वहाँ पे वो प्रेजेंट है या नहीं, तो हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्रोमेटोग्राफी मेथड। ठीक है। नाउ और भी हम बोल सकते हैं कि इंक जो होती है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इंक, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लू एंड ब्लैक इंक, ब्लू और ब्लैक इंक की बात करें, ठीक है, तो उनको अलग किया जा सकता है। तो इस मेथड पे ये बात होती है। अब जरा एक चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं कि देखो आपने देखा होगा नॉर्मली जो फिल्टर पेपर्स होते हैं उनको अगर पानी में डिप कर देंगे हम लोग और कुछ देर बाद देखते हैं, 1-2 घंटे बाद देखेंगे, तो उसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे हम लोग। क्या नोटिस करेंगे कि जो आपका पेपर होता है, जैसे मान लीजिए ये पेपर था, जैसे से फिल्टर पेपर, ठीक, इस पर अगर मैंने कोई चीज़ रख दी है यहाँ पर, इसको डिप करके हल्का सा टच किया इसके बॉटम को, ठीक है, यहाँ पे कोई मैंने डाइस रख दी या फिर कुछ भी रख दिया है, तो आप देखोगे कि जो लिक्विड है इसमें मान लो कि वाटर है प्लस आपका कुछ और सब्सटेंस भी था, तो जो वाटर था वो यहाँ तक ट्रैवल किया, आपको ट्रांसपेरेंट लाइन दिखाई देगी कि वाटर ट्रैवल किया, आगे एब्जॉर्व हो गया ही। और दूसरी बात करेंगे तो फिर जो और अदर कंपोनेंट होगा उसकी भी कोई पर्टिकुलर स्पीड होगी लिक्विड की, तो वो आगे तक ट्रैवल करेगा, ठीक है, क्योंकि मिसेबल लिक्विड्स है ना, तो सॉल्युबल होनी चाहिए दोनों चीज़। तो अगर वो 2 चीज़ हैं इसमें, तो कहाँ तक ट्रैवल करेंगे वो उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है प्रिंसिपल, ठीक है। अब एक चीज़ पहले से आपको पता होना चाहिए कि ये जो पेपर होता है, फिल्टर पेपर हो चाहे क्रोमेटोग्राफिक पेपर हो, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। देखो 2 प्रिंसिपल हैं, एक तो क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल जो कि ट्रैवल स्पीड पे काम कर रहा है, दूसरा भी पेपर भी तो है, ये पेपर किस स्पीड से किस चीज़ को क्यों एब्जॉर्व करेगा, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। देखो एक टर्म आती है कैपिलरी। कैपिलरी आर नथिंग अ थिन हॉलो ट्यूब्स, कैपिलरी, ठीक है, ये कैपिलरी एक्शन पे बेस्ड होता है। ना व्हाट इज कैपिलरी? कैपिलरी इज थिन हॉलो ट्यूब्स, बाल की जितनी पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, उसको अगर हम किसी भी कंटेनर के अंदर डिप करते हैं, लिक्विड कंटेनर के अंदर, लिक्विड रखा हुआ उस कंटेनर के अंदर, तो क्या होता है कैपिलरी एक्शन की वजह से ये जो वाटर होता है या जो लिक्विड है वो एब्जॉर्ब होता है काफ़ी हद तक और यहाँ तक ट्रैवल करता है। तो जब हम पेपर को देखते हैं, फिल्टर पेपर या क्रोमेटोग्राफिक पेपर को देखते हैं, तो उसके माइक्रोस्कोपिक व्यू पे पता चलता है कि उनकी जो बनावट है, उनकी जो शेप है, उसके अंदर बहुत सारे थिन थिन कैपिलरीज होती हैं जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। तो बेसिकली क्रोमेटोग्राफिक पेपर कैपिलरी एक्शन पे काम करता है, ठीक। दूसरी चीज़, क्रोमेटोग्राफी मेथड ट्रैवल स्पीड को कि क्रोमेटोग्राफी पेपर कितना कितना एब्जॉर्व करेगा अलग अलग कंपोनेंट्स को, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे हम इस प्रिंसिपल को डिसाइड करते हैं। तो मान लीजिए मैं अभी पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ले लिया ब्लैक इंक ले लिया, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो ब्लैक इंक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कलर्स, प्लस इसमें जो सॉल्यूट है वो है रेड है, ब्लू है, प्लस ग्रीन है। इन 3 कलर का कॉम्बिनेशन है, ये सॉल्यूट की तरह काम करेंगे, दीज आर द सॉल्यूट, और इन सब को मिला दिया जाता है वाटर के अंदर, ठीक। तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज़ द ब्लैक इंक। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लैक कलर की इंक ले ली, तो आप क्या नोटिस करोगे कि रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर जो ब्लैक इंक में प्रेजेंट थे उनकी ट्रैवल स्पीड अलग अलग थी। तो जो रेड कलर था वो यहाँ तक ट्रैवल किया, जो ब्लू कलर था वो यहाँ तक ट्रैवल किया, डॉट्स बना लेता हूँ मैं, और जो ग्रीन कलर था वो यहाँ तक ट्रैवल किया, और जो वाटर था वो और ज़्यादा तक ट्रैवल किया आपका, ठीक है। तो ये तो हो गया सॉल्वेंट, मैं इसको ए मार्क कर देता हूँ, वाटर, और ये हो गया रेड, ब्लू और ग्रीन। तो देखो बेटा, यहाँ तक पूरा का पूरा रीजन जो है वो रेड हो जाएगा, यहाँ तक पूरा का पूरा रीजन वो ब्लू हो जाएगा। मतलब ब्लू की स्पीड ज़्यादा थी, वो रेड के ऊपर से भी ट्रैवल करके हुए ऊपर तक चला गया। ग्रीन की स्पीड और ज़्यादा थी, वो रेड ब्लू से ऊपर से भी ट्रैवल करके यहाँ तक लेवल आ गया। और जो आपका वाटर था उसकी स्पीड और ज़्यादा थी, वो और आगे तक चला गया। तो अगर आपने ब्लैक इंक लिया था, तो आप उसको ब्लैक ही समझ रहे थे, लेकिन
क्रोमेटोग्राफिक पेपर के थ्रू आपको पता चला कि एक्चुअली ब्लैक इंक में 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, रेड, ब्लू और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन था। वो कैसे पता चला कि अलग अलग कॉम्पोनेंट्स की अलग अलग स्पीड आपको दिखाई दी, अलग अलग कलर्स आपको फिर क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे पता चला। दिस इज क्रोमेटोग्राफिक पेपर, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल हुआ जब अलग अलग लिक्विड की अलग अलग ट्रैवल स्पीड हो। बात समझ में आ गई? गॉट इट? सो इस मेथड पे हम इस तरह से काम करते हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, नाउ बेटा एक चीज़ और आपको समझनी है कि अलग अलग डाइज होती हैं, डिफरेंट डाइज राइज विद डिफरेंट स्पीड्स। अलग अलग डाइज की स्पीड अलग अलग होती हैं। जैसे यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स है तो हम बोल सकते हैं कि डाइज की जगह पे डिफरेंट कंपोनेंट्स राइज विद डिफरेंट स्पीड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर के अंदर उनकी सॉल्युबिलिटी की जो रेट है, रेट का मतलब स्पीड है, वाटर के अंदर जो उनकी जो सॉल्युबिलिटी की स्पीड है वो अलग अलग होती है, इसलिए वो डिफरेंट हाइट तक ट्रैवल कर सकती हैं आपकी। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रैवल स्पीड ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, जनरली मिसिबल लिक्विड्स हैं, सॉल्युबल लिक्विड्स हैं। किस किस के लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर्स ऑफ डाइज, इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स ऑफ फ्लावर, इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड एंड यूरिन। याद रखना, कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड निकालना है तो फिर आपके लिए कौन सा मेथड था? दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। लेकिन अगर ड्रग्स का पता करना है, फ्रॉम द ड्रग्स इन द ब्लड अगर पता करना है, ड्रग्स इन द ब्लड एंड यूरिन का पता करना है तो हम लोग क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज़ करेंगे। ब्लू ब्लैक इंक, ब्लू और ब्लैक इंक के कंपोनेंट्स का पता करना है तो हम लोग क्रोमेटोग्राफिक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। नाउ द इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है अब फिफ्थ प्रॉपर्टी या फिफ्थ सेपरेशन टेक्निक, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। नाउ डिस्टिलेशन, देखिए बेटा, डिस्टिलेशन में सबसे पहली चीज़ तो यह है कि डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स। दो सॉल्युबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए काम में आता है। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन द टेक्निक दैट या बोल सकते हैं दिस इज बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस बेसिकली। सो दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स। अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है किसी भी दो सॉल्युबल लिक्विड्स के, ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है किसी भी दो सॉल्युबल लिक्विड के, तब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। जनरली दो होते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो पहले सिंपल डिस्टिलेशन की बात करें तो सिंपल डिस्टिलेशन जो होता है, इट इज़ यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड हैविंग अ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस अबव 25 डिग्री सेंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से ज़्यादा है दो लिक्विड के बीच में, तब हम सिंपल डिस्टिलेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने लिया एसीटोन, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज़ 56 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर इन दोनों को आपस में ये सॉल्युबल होते हैं, इन दोनों के मिक्सचर को अगर हम बात करते हैं सेपरेट आउट करने के लिए, तो सिंपल डिस्टिलेशन मेथड इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बेटा कैसे, यहाँ क्या होता है, आपको लेना होता है एक फ्लास्क, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क, जिसमें हम इसको डिस्टिल करवाएंगे। डिस्टिल का मतलब ये होता है कि हाईली बॉयल करके किसी चीज़ को वेपराइज, वोलेटाइल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। वोलेटाइल का मतलब वेपराइजेबल फॉर्म में। तो यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें थी। कौन कौन सी चीज़ें थी मेरे पास? इसमें थी एसीटोन है प्लस वाटर है, इसका मिक्सचर है मेरे पास, ठीक है। तो एसीटोन प्लस वाटर का मिक्सचर जब मैंने यहाँ पे रखा है और उसको हीट कर रहा हूँ, तो बेटा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यहाँ थर्मामीटर रखा है, हम चेक कर लेंगे उसे, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले वेपराइज होगा, ठीक है। अब ये वेपर, जो वेपर बनेंगे इसके, वो उड़ ना जाए, इसलिए हम लोग क्या लगा देते हैं, कॉर्क लगा देते हैं, ताकि ये पूरी तरह से ब्लॉक रहे, सिर्फ वेपर से आगे जाएँ। नाउ होगा क्या, 56 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास सारा का सारा एसीटोन वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज होने के बाद में ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा फिर वो, ऊपर से तो बंद है, तो ये आउटलेट यहाँ मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ से क्योंकि ये फ्यूम्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, फ्यूम्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा होता है, तो गैसेस फॉर्म है, तो उसको ठंडा करके हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? यहाँ चारों तरफ लगा देते हैं वाटर कंडेंसर। वाटर कंडेंसर क्या होता है? जो पानी को कंडेंस करे, फ्यूम को कंडेंस करे। कैसे? यहाँ से कोल्ड वाटर डालते हैं और यहाँ से कोल्ड वाटर क्या करेगा, जैसे इसमें एंटर होगा तो जो वेपर्स हैं वो उसके कांटेक्ट में आएंगी, कांटेक्ट में आने के बाद ठंडा हो जाएगी, सीधा कांटेक्ट में आएगी, पाइप है इसमें, तो इस पाइप के थ्रू जब बात करेंगे तो वो उस सराउंडिंग को ठंडा कर देगी। और हमें पता है कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, वेपर्स जो होते हैं, फ्यूम्स जो होते हैं, कंडेंस हो जाएंगे और लिक्विड में कन्वर्ट होकर यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको गर्म पानी मिलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हीट एब्जॉर्व कर ली उस ठंडे पानी ने, जिसकी वजह से थोड़ा गर्म हो गया। ये वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट, और इस पूरे इस चीज़ को कहते हैं वाटर कंडेंसर, जो कंडेंस करवाता है, ठीक है।
अब अगर हम बात करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो जाके यहाँ सेपरेट हुआ, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था वो अंदर ही रह गया। बात समझ में आई? तो जैसे ही हम बोलेंगे कि 80 डिग्री या 56-70 डिग्री के आसपास देखेंगे तो सारा का सारा एसीटोन कन्वर्ट हो चुका है, सिर्फ वाटर वेपर बचेंगे, सॉरी वाटर बचेगा, सिर्फ वाटर, वेपर भी नहीं, सिर्फ वाटर बचेगा। वाटर कब तक बॉयल नहीं होगा? जब तक कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ना पहुंच जाए। तो हम 100 डिग्री से टेम्परेचर थोड़ा कम ही रखते हैं, ठीक है, ताकि वाटर कभी भी एवेपरेट हो ना, सिर्फ एसीटोन एवेपरेट हो। तो इस तरह से हम एसीटोन को वाटर से अलग कर सकते हैं। तो याद रखना, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड इज जनरली यूज्ड टू सेपरेट आउट द टू मिसेबल लिक्विड्स जिनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो कितना, अबाउट 25 डिग्री। अगर अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है किसी भी दो लिक्विड के बीच में, तो हम डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन बोलते हैं इस मेथड को, वो यूज़ करेंगे। दूसरा आता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नाउ सी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। सिंपल डिस्टिलेशन की बात की थी हमने कि उनका बॉइलिंग पॉइंट अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, तब तो हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन इस्तेमाल कर रहे थे। नाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, द डिफरेंस, इट इज़ डन व्हेन द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिसेबल लिक्विड इज लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का डिफरेंस है किसी भी दो बॉइलिंग पॉइंट्स में, तब हम इस मेथड को यूज़ करेंगे। थोड़ा सा इसमें क्या होता है, डिफरेंस ये आता है कि बाकी सब कुछ सेम रहता है, कंडेंसर भी होता है, प्लस डिस्टिलेशन फ्लास्क भी होता है, बर्नर भी, सब कुछ वो सेम है। लेकिन यहाँ एक चीज़ आती है, दैट इज़ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम या फ्रैक्शनल कॉलम अलग होता है। इस फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर ग्लास बीड्स होती हैं। बीड्स मतलब दाने, छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है, ग्लास के बने हुए। अब उनका काम क्या है? अब देखो, इसमें मैंने यहाँ कॉक लगाया है और एक थर्मामीटर फिट किया हुआ है, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे मैंने यहाँ पे मिक्सचर लिया किसका, दैट इज़ इथाइल अल्कोहल, ठीक है, प्लस वाटर का मिक्सचर लिया, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल जो होता है, दैट इज़ इथाइल अल्कोहल, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री से कम है। तो ऐसे के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं। अब देखें, जैसे हीटिंग होगी, ठीक, जैसे हीटिंग होगी सबसे पहले वो उड़ेगा, वो वेपराइज होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। और बॉइलिंग पॉइंट कम किसका था बेटा? इथाइल अल्कोहल का। तो इथाइल अल्कोहल के फ्यूम्स बनेंगे और वो क्या होंगे, इसमें जाएंगे आपके, ठीक है। इथाइल अल्कोहल विल मूव्स इन द दिस कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर चली जाएंगी। अब जैसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर ये मूव करेंगी, वेपर्स मूव करेंगी, तो उसी वक्त ये जो बीड्स हैं उनको एब्जॉर्व करना शुरू कर देंगी। ये जो बीड्स हैं इथाइल अल्कोहल को एब्जॉर्व कर लेंगे। इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये एब्जॉर्व कर लेती हैं। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर जो बीड्स रखी हुई हैं, ये सारे के सारे इथाइल अल्कोहल को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती हैं, ठीक है। अब क्या होगा, बच क्या जाएगा, सिर्फ वाटर। एट द टाइम ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में आएगा। अब क्योंकि ये पूरी तरह से एब्जॉर्व कर चुका है, ठीक है, इसके पास और कैपेसिटी नहीं है एब्जॉर्व करने की, इसीलिए वाटर को मजबूरन यहाँ से मूव करना पड़ेगा। और जब ये वाटर यहाँ से मूव करेगा तो फ्यूम्स के फॉर्म में होगा, वाटर वेपर्स की फॉर्म में होगा। कंडेंसर की मदद से हम इसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, और ठंडा करके प्योर वाटर लिक्विड अलग हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे देखो फ्रैक्शंस में अलग किया हमने, ठीक है। जैसे सिंपल डिस्टिलेशन में तो हमने क्या कहते हैं, एक ही साथ अलग कर लिया, लेकिन यहाँ पे हम टुकड़ों में अलग कर रहे हैं, पार्ट्स में अलग कर रहे हैं। क्या, इथाइल अल्कोहल को अलग तरीके से हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, और जबकि हम लोग वाटर को अलग तरह से सेपरेट कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका नाम आता है फ्रैक्शनल कॉलम या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसीलिए बोला जाता है इसको, ठीक है। तो होता है क्या, द प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द सेपरेशन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इनटू पार्ट्स या फ्रैक्शंस। आप पार्ट्स में सेपरेट करो, फ्रैक्शंस में सेपरेट करो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो प्रिंसिपल तो वही है कि बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेस के बेसिस पर है टू मिसेबल लिक्विड्स का। लेकिन ध्यान ये रखना है, सिंपल डिस्टिलेशन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव का टेम्परेचर यूज़ करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर कम है तो हम इस मेथड को इस्तेमाल करेंगे। बात क्लियर हुई। सेकंड थिंग, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं इसका, मेनली ये बात समझिए, जैसे कि इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर का तो बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको बता चुका हूँ। सेकंड इज़ पेट्रोल, डीजल, ये सब क्रूड पेट्रोलियम से मिलते हैं। तो क्रूड पेट्रोलियम मतलब कच्चा तेल जो होता है, उससे अगर हम लोग पेट्रोल डीजल को अलग निकालते हैं तो इनके भी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क होता है। इसलिए हम लोग अलग अलग फ्रैक्शंस में इसको अलग कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा के। ऑयल को क्रूड ऑयल से अलग किया जा सकता है। अब ये ऑयल जो वेजिटेबल्स ऑयल से उनकी बात हो रही है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस फ्रॉम द एयर। एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन गैस हो गई, इनको कैसे अलग करते हैं, सिंपल। आप
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। कैसे करेंगे अभी बताऊंगा आपको, इसको तो डिटेल में लेते हैं। नाउ व्हाट इज़ द, कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ फ्रैक्शनल कॉलम। ये फ्रैक्शनल जो कॉलम लगाया गया है इसका क्या रोल है। तो फ्रैक्शनल कॉलम जो होता है इसमें ग्लास बीड्स होते हैं जो क्या करते हैं, बेसिकली एब्जॉर्व करते हैं वेपर्स को। कौन से वेपर्स को, जो पहले एवेपोरेट हुए थे, ठीक है, एंड फैसिलेट द सरफेस फ्रॉम द वेपर्स, मतलब वेपर्स को वहाँ से हटा देंगे ताकि दूसरे वेपर आ सके। समझ में आया। तो जैसे वेपर बनेंगे वो पहले एब्जॉर्व कर लेंगे और एब्जॉर्व करने के बाद में पूरी तरह से एथेनॉल इसके अंदर मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए मैं इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल, दो नाम होते हैं बेटा, एथेनॉल भी इथाइल अल्कोहल का ही नाम है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल या फिर एथेनॉल इज़ द सेम नेम, ठीक है। आगे 10th में पढ़ोगे इसका जो फॉर्मूला होता है डेट इज़ C2H5OH, वी कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल तो मिलेगा आपको इस बीड्स के अंदर, और जो वाटर था जो बाद में वेपराइज हुआ था वो मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गन जो होता है वो कैसे होता है। देखिए बेटा, तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। नाउ सेपरेशन ऑफ, इसी के अंदर ही है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर ही, दैट इज सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस फ्रॉम एयर। अब इसको कैसे सेपरेट करते हैं, देखिए बेटा, यहाँ पर भी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस की वजह से ही इनका अलग अलग कॉम्बिनेशंस होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की करेंगे तो पहले तो हम क्या करेंगे, एयर लेंगे, उस एयर को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, ठीक है। तो ठंडा करने के बाद वो एयर किस में आ जाएगी, लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। आप कंडेंस करोगे उसको, कंडेंस करने के बाद ये लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाती है। अब लिक्विड एयर पे हम बात करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर में भेज देते हैं ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर में देखो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होने की वजह से ये अलग अलग आपको बॉइलिंग पॉइंट इनका डिफरेंसेस मिलेगा, जिसकी वजह से ये अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग टेम्परेचर पे आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि आप क्या देते हो कि लिक्विड नाइट्रोजन जो होगी, लिक्विड, क्योंकि सारी गैस लिक्विड हो चुकी है, ठीक है, लिक्विफाई कर चुके हैं हम, तो लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इट इज़ अराउंड 190 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद लिक्विड ऑक्सीजन जो होगी वो आपको मिलेगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -183 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लिक्विड आर्गन, आर्गन गैस जो होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा -187 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है आपको। एंड एक और चीज़ याद रखेंगे हम, CO2 गैस को भी अलग कर सकते हैं यहाँ से। तो CO2 गैस क्या होगा, अगर -97 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आएंगे तो इसमें सॉलिडिफाई हो जाता है, ये सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा ये। इस टेम्परेचर पे अगर CO2 को ले आएंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो वहाँ से भी इसको अलग किया जा सकता है। तो बेटा देखो कहानी किस तरह से चली आपकी, हमने क्या किया, पहले एयर को लिया, एयर को ठंडा किया, ठीक है, लिक्विफाई किया, इस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफिकेशन। तो हम इसको लिक्विफाई करते हैं, लिक्विफाई करने पर जो आपकी एयर थी वो लिक्विफाई एयर में कन्वर्ट हो गई या लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो गई। अब इसको भेज दिया जाता है फ्रैक्शनेशन चैम्बर के अंदर, फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन चैम्बर के अंदर। वहाँ पर अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पे अलग अलग गैस हमें मिल जाती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, CO2 जो होता है इस टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो हम CO2 को सॉलिड करके अलग कर लेंगे, तो बचेंगे 3, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो ज़्यादा परसेंटेज होता है एटमॉस्फेयर में 78% के अराउंड होता है, तो उसको हम लोग -190 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेकर उसको सेपरेट कर लेंगे, इन बीड्स में एब्जॉर्व करवा के उसको अलग कर लेंगे। उसके बाद दूसरा फ्रैक्शनेशन कॉलम डालेंगे जिसके अंदर हम टेम्परेचर इतना रखेंगे, फिर उसमें से ऑक्सीजन अलग करेंगे। हम सॉल्यूशन में क्या बच गया, उस मिक्सचर में क्या बच गया, बस आर्गन बच गया। इतना टेम्परेचर पे अगर करते हैं तो सिर्फ आर्गन ही आपको मिलता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट्स को याद रखना, जनरली बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया जाता है आपसे। समझ में आया कहानी, ठीक है। नाइट्रोजन जो गैस होती है, जरा पूछ लेते हैं कि कहाँ यूज़ किया जाता है। तो नाइट्रोजन गैस जनरली यूज़ की जाती है फर्टिलाइजर्स के अंदर, ठीक है, ठंडे करने के लिए इस्तेमाल है। इसको क्रायोजेनिक मेथड बोलते हैं, क्रायो मतलब ठंडा, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस के अंदर हम लोग काफ़ी सारे एनिमल टिश्यूज़ को प्रिजर्व करके रखते हैं ठंडे प्रोसेस के द्वारा। ऑक्सीजन गैस तो आपको पता ही है, हॉस्पिटल्स में पहुंचाई जाती है फॉर
फॉर द ब्रीदिंग पर्पसेस, ठीक है, पेशेंट्स वगैरह के लिए। आर्गन एक इनर्ट गैस होती है, नॉन रिएक्टिव गैस होती है, इसको फर्दर यूजेस किए जाते हैं। CO2 आपको पता ही है, यहाँ से ड्राई आइस बना सकते हैं हम लोग, बाकी बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो वो सारे इसके प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। नाउ सो अब आता है नेक्स्ट, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका, नंबर कौन सा हो गया, आई थिंक 6th हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन। देखो नाम में पता चल गया कि मैग्नेटिक है, तो एक मैग्नेटिक हो दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ना शो करता हो तो उसको अलग किया जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट, दिस मेथड इज़ यूज्ड टू सेपरेट किसको, टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, जिसमें एक क्या हो, इन विच वन पार्ट इज मैग्नेटिक या वन कॉम्पोनेंट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इन विच वन कॉम्पोनेंट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो एक मैग्नेटिक हो दूसरा मैग्नेटिक ना हो, तो इसके बेटा थोड़े से एग्जांपल्स याद रखना है कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक कौन कौन से होते हैं और नॉन मैग्नेटिक कौन कौन से होते हैं। तो बेटा आयरन जो होता है, आयरन मैग्नेटिक है, ठीक है। निकल, निकल मैग्नेटिक है। कोबाल्ट ये मैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, तो ये सारे के सारे क्या हैं, मैग्नेटिक हैं। दीज ऑल आर मैग्नेटिक। अगर मैं बात करूं गोल्ड, दिस इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, सिल्वर, दिस इज द सिंबल ऑफ सिल्वर, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन मैग्नेटिक है भैया, ठीक है। इवन दो सैंड, ये सब नॉन मैग्नेटिक है। तो इनको अगर इनमें से अलग करना हो, इन मिक्सचर्स में से अलग करना हो, तो हम जनरली क्या करेंगे, मैग्नेट लेंगे, बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेट हम इनको अलग कर लेंगे। कैसे, देखो बेटा एक डिश लेते हैं, ठीक है, पैट्री डिश। इस पैट्री डिश के ऊपर या फिर कुछ भी ले लो आप, पैट्री डिश के ऊपर यहाँ एक मिक्सचर रख देते हैं। किसका मिक्सचर रख देते हैं, सपोज मैंने रख दिया आयरन फिलिंग्स, फिलिंग्स का मतलब दाने, प्लस सैंड का मिक्सचर, ठीक है बेटा। और इस पे लगा देता हूँ एक मैग्नेट। तो कैसे सेपरेट करेंगे, इसमें एक मैग्नेट लगा दो भैया, इसमें आप एक मैग्नेट यूज़ कर लो। सपोज दिस इज अ मैग्नेट, ठीक है, दिस इज मैग्नेट। तो मैग्नेट की वजह से क्या होगा, जो आयरन पार्टिकल्स थे, आयरन जो फिलिंग्स थे, आयरन फिलिंग क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो वो आयरन तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, इस तरह से अट्रैक्ट कर लेगा, पीछे छोड़ जाएगा मिट्टी। सेम मेथड हम बचपन में खूब सारे यूज़ करते हैं। इस मेथड को बहुत इजीली हमको ये चीज़ पता है और हम आसानी से इस पर काम भी कर सकते हैं, आता भी हम ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट मेथड इज दैट इज सीविंग। नेक्स्ट मेथड इज दैट इज सीविंग, 7th सीविंग मेथड। सीविंग का मतलब होता है कि आप उसको छानते हो, सीव मतलब छन्नी, ठीक है। तो ये हम कहाँ यूज़ करेंगे, ये जनरली वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे एक सॉलिड पार्टिकल का साइज़ तो बड़ा हो और दूसरे पार्टिकल का साइज़ छोटा हो। तो जो छोटा पार्टिकल है वो सीव से अलग हो जाएगा और जो बड़ा पार्टिकल है वो सीव में फंस जाएगा, तो सेपरेशन हो गया, ठीक है। तो व्हेन द साइज ऑफ components, when the size of component of a mixture is big enough, ठीक है, एक बड़ा हो और दूसरा छोटा हो, they can be separated कहाँ से, by the help of sieve, by the help of sieve, SEIVE, sieve का मतलब छन्नी, ठीक है, समझ में आ गया। एक बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बेटा ग्राम फ्रॉम वीट, ठीक है। तो ग्राम्स जो होते हैं
वो छोटे होते हैं, ग्राम्स जो होते हैं वो काफ़ी छोटे पार्टिकल्स। वीट का जो दाना जो होता है वो बड़ा होता है। या फिर ऐसा मान लो पीसा हुआ वीट, मतलब वीट को हम पीस चुके हैं फ़िलहाल, ठीक है, जो आपका आटा होता है वो, और ग्राम्स मतलब चने, तो आप उसको आसानी से अलग कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा मेथड है। नाउ नेक्स्ट, हैंड पिकिंग। नेक्स्ट आता है 8th, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब क्या है बेटा? हैंड से पिक करना। ये जनरली कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ पे एक पार्टिकल इतना बड़ा हो कि वो आपको साफ दिखाई दे रहा हो और उसको आप हाथों से अलग कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली हैंड पिकिंग, सिंपली पिकिंग आउट द सब्सटेंस बाय हैंड्स एंड सेपरेटिंग फ्रॉम द अदर्स। तो हम बोल सकते हैं सिंपली पिकिंग आउट बाय हैंड एंड सेपरेटेड फ्रॉम अदर, ठीक है। नाउ इसके एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? जैसे कि आप बोल सकते हो हस्क, ठीक है, सॉरी सीव के अंदर यह चीज़ आएगी, हस्क फ्रॉम वीट, हस्क फ्रॉम वीट, जो कि जनरली आप विनोइंग मेथड के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और सीव के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम कर सकते हैं कि स्टोन्स फ्रॉम सैंड, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, बड़े मतलब इतने भी छोटे नहीं हैं कि आप उसको अलग ना कर पाओ, इतने छोटे टुकड़े हैं कि आप इसको हाथ से पिक करके आराम से अलग कर दो फ्रॉम द सैंड पार्टिकल्स, ठीक है। आगे सब में सिंपल मैथड्स हैं ये, तो मेन था वो आपका हो चुका है। नाउ सी नेक्स्ट मेथड इज एवापोरेशन। सो एवापोरेशन इज जनरली यूज टू सेपरेट द सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने NaCl एक्वस सॉल्यूशन लिया, अब इसमें से आपने क्या चाहते हो कि NaCl अलग करना है वाटर से, तो NaCl फ्रॉम वाटर जो उसका सॉल्यूशन है उससे आप अलग करना चाह रहे हो। या फिर कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट फ्रॉम कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, तो जहाँ वर्ड आ गया सॉल्यूशन तो वहाँ पे पानी आ गया, तो पानी को उसके सॉल्ट से अलग करना है, ठीक है। तो हमेशा का यूज़ करेंगे एवापोरेशन करेंगे। जनरली होगा क्या, वाटर एवापोरेट होता है, ठीक है, तो हम इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो वाटर एवापोरेट हो जाएगा, पीछे बच जाएगा क्या आपका, दैट इज़ सॉल्ट, ठीक है। जनरली यहाँ से इस तरह से बात करते हैं। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, दैट इज़ सॉल्ट NaCl फ्रॉम सी वाटर, फ्रॉम सी वाटर। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के थ्रू ये करवाया था, NaCl सी वाटर से अलग किया था। लेकिन एक बात याद रखना कि सी वाटर जो होता है ना उसके अंदर सिर्फ NaCl नहीं होता है, NaCl के अलावा वहाँ पे होता है MgCl2 प्लस अदर सॉल्ट्स भी होते हैं, उसमें और बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग जैसे मान लीजिए इन्होंने क्या किया था, गांधी जी ने क्या किया था, एक बड़े बड़े मिट्टी के आउटलेट्स बना लिया और इसमें क्या किया, सी वाटर को कलेक्ट कर दिया और उसको छोड़ दिया, ठीक है। अब जो वाटर था वो तो एवापोरेट हो गया, वाटर गेट एवापोरेटेड, लेकिन क्या आपको प्योर NaCl वहाँ से मिला? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको मिला NaCl, MgCl2 प्लस AlCl3 एक्सेट्रा, अदर सॉल्ट्स भी बहुत सारी चीज़ें मिल गई। तो आप यहाँ से ये नहीं कह सकते कि प्योर फॉर्म में मिला, ठीक है। दूसरी एक समस्या और आती है यहाँ पर कि एवापोरेशन इज़ नॉट अ बेटर मेथड। इसके अलावा एक और मेथड है दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन, जो हम सॉल्ट को सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना आप कि सॉल्ट को सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग करते हैं हम, तो वहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हैं तो वहाँ दोनों ऑप्शन होंगे, एवापोरेशन भी होगा, क्रिस्टलाइजेशन भी होगा। तो अगर ऑप्शन में सिर्फ ये दो चीज़ है तो क्रिस्टलाइजेशन टिक कीजिए, अगर ऑप्शन में सिर्फ एवापोरेशन है क्रिस्टलाइजेशन नहीं है तो एवापोरेशन टिक कीजिए, अगर ऑप्शन में एवापोरेशन क्रिस्टलाइजेशन और बोथ है तो वो चीज़ की है, तो बेस्ट वन विल सेलेक्टेड हो। तो बात समझ में आ गई। तो जनरली देखो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको लैब में परफॉर्म कराने की कोशिश करता हूँ तो कैसे करवाऊँगा, एक बीकर लूँगा, बीकर के अंदर इवन दो आप कह सकते हो शुगर फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन, ये भी करवा सकते हैं हम इस पर, ठीक है। तो जनरली देखो क्या करते हैं, इस बीकर पे हम लोग स्ट्रांगली हीट करेंगे एक मिक्सचर को, जिस मिक्सचर के अंदर होगा, मान लीजिए शुगर का कर रहा हूँ मैं, तो शुगर सॉल्यूशन लेके चल रहा हूँ। तो अगर आप हीट करोगे तो हीट अप होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, वाटर विल एवापोरेटेड आउट। शुगर सॉल्यूशन था तो इसमें वाटर था, शुगर प्लस वाटर, तो वाटर तो उड़ गया, पीछे क्या बच जाएगा, शुगर। लेकिन क्योंकि बेटा आपने इसको हीट किया है तो यहाँ पर शुगर के चैरेड होने के चांसेस हैं, चैरेड शुगर मिल जाएगी। चैरेड शुगर का मतलब होता है, तो चैरिंग का मतलब होता है कि ब्लैक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, कि इट बर्न कम्प्लीटली, शुगर गेट चैरेड मीन्स शुगर जो है वो जल गई,
ठीक है। तो यहाँ पे एक और समस्या आ जाती है कि जो सॉल्ट होता है, क्योंकि हम हीटिंग कर रहे हैं, तो जो सॉल्ट है उस सॉल्ट की हीटिंग होने की वजह से चेयरिंग होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसलिए आपको सॉल्ट प्योर फॉर्म में नहीं ऑब्टेन होता। बात समझ में आई? तो इसीलिए ये मेथड जो है इट्स नॉट अ सुटेबल मेथड फॉर द सेपरेशन आउट ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। इसके अलावा हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कौन सा? दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। वो इससे बेटर मेथड है। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है वाई क्रिस्टलाइजेशन इज़ बेटर मेथड देन एवोपरेशन। तो जनरली पहले बात करें एवोपरेशन की, तो एवोपरेशन में सिंपल सी बात है, हीटिंग की मदद से आपने क्या किया, दो सॉल्युबल लिक्विड में से एक को अलग कर दिया। ठीक है, सॉल्ट को सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग करने के लिए हम जनरली इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ क्रिस्टलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्रिस्टलाइजेशन, देखो क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। बेटा क्रिस्टल्स क्या होता है एक बात समझ लीजिए। क्रिस्टल्स का मतलब होता है जब किसी भी सॉलिड की पर्टिकुलर फिक्स ज्योमेट्री हो, फिक्स शेप हो, साइज हो, तो उसे हम नाम देते हैं क्रिस्टल्स का। ठीक है, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस या कॉन्स्टिट्यूएंट particles arranged to give a fixed shape, size and geometry, तब उसे हम क्या बोलते हैं? तब उसे हम क्रिस्टल कहते हैं। ऑलराइट, तब उसे क्रिस्टल का नाम दिया जाता है। जैसे चीनी, ठीक है, नमक को भी देखोगे माइक्रोस्कोपिक, तो उसके अंदर भी क्या होता है, जैसे NaCl की बात करो तो NaCl का जो पार्टिकल होता है, एक दाना लेके देखोगे तो उसके अंदर भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। इस वे में आपको मिलेगा, क्यूबिक अरेंजमेंट मिलता है आपको। तो थोड़ा सा मैं अरेंज करने की कोशिश करता हूँ कि आपको 3 डायमेंशनल इसका व्यू दिखाई दे। लेट्स सी अबाउट दिस। इस मैनर में, ठीक है, थोड़ा बहुत व्यू समझ में आ रहा होगा। तो इसमें देखो क्या होता है, जो NaCl होता है वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव का बनता है। तो Na पॉजिटिव यहाँ पर तो Cl नेगेटिव यहाँ पर, Na पॉजिटिव यहाँ पर तो Cl नेगेटिव यहाँ पर, ठीक है, Na पॉजिटिव यहाँ पर तो Cl नेगेटिव यहाँ पर, Na पॉजिटिव यहाँ पर तो Cl नेगेटिव यहाँ पर। तो आप देखोगे कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव मतलब NaCl पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इनका एक कॉम्बिनेशन मिला, एक फिक्स ज्योमेट्री मिला। एक पॉजिटिव के बाद दूसरा नेगेटिव है, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव है। तो एक फिक्स ज्योमेट्री, शेप एंड साइज में मिले। तो अगर ऐसी चीज़ें मिलती हैं हमें तो उसे हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टल्स का देते हैं। तो यहाँ इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, जो प्योर सॉलिड होता है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग होता है बाय द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे एक बात और याद रखना, ये अपने आप नहीं होता, बाय द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजिंग एजेंट। क्रिस्टलाइजिंग एजेंट की मदद से हम इसको अलग करने की कोशिश करते हैं। नाउ क्रिस्टलाइजिंग एजेंट वो केमिकल्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को क्रिस्टल्स में बदलने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं, ये टेम्परेचर बिल्कुल कूल डाउन करके सुपर कूल टेम्परेचर कर देंगे तो फिर कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंडेंस हो जाती हैं पहले, बाद में नहीं होती, तो सॉलिडिफाई होगी वो चीज़। ठीक है, तो ये आपका यूज़ किया जा सकता है। तो क्रिस्टलाइजेशन जो मेथड होता है, हमने बात की थी कि एवोपरेशन से बेटर होता है। क्यों बेटर होता है? एक तो वहाँ समस्या क्या आई थी, वहाँ समस्या ये आई थी एवोपरेशन के अंदर कि वो जैसे शुगर की बात करता हूँ, शुगर सॉल्यूशन की बात करता हूँ, वहाँ शुगर हीटिंग करने पे चैर्ड हो जाती है, जल जाती है, ख़राब हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। तो वो यहाँ पे आपकी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, सेकंड थिंग कि जब हम बात कर रहे थे सी फ्रॉम सी वाटर की, तो वहाँ एवोपरेशन के अंदर तो वाटर तो एवोपरेट हो गया, लेकिन वहाँ पे सिर्फ NaCl नहीं बचा, वहाँ पे बहुत सारे रेसिड्यू बच गए थे जिसके अंदर बहुत सारे मिक्सचर थे। तो प्योरीफाई तो हुआ ही नहीं, सेपरेशन तो ढंग से हुआ ही नहीं ना। तो यहाँ पर क्या होता है, एवोपरेशन में रेसिड्यू ऑफ इम्प्योरिटीज लेफ्ट, जो कि क्रिस्टलाइजेशन में नहीं होगी। दूसरी बात, वहाँ पर अगर हम कुछ सॉलिड्स लेते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे शुगर है वो चैरेड हो जाती है ऑन हीटिंग, तो यहाँ पर वो समस्या उत्पन्न नहीं होती। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स याद रखो। एग्जांपल इसके वो सारे के सारे होंगे जो एवोपरेशन के थे, जैसे सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, NaCl फ्रॉम NaCl सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, शुगर फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन, इवन एलम का मतलब फिटकरी लेते हो फ्रॉम इम्प्योर सैंपल ऑफ एलम। कोई इम्प्योर सैंपल लिया एलम का, उसमें से मेरे को एलम निकालना है तो भी इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है वो परफॉर्म किस तरह से करवाया जाता है ये बात समझ लीजिए एक बार। होता है कि कंटेनर में जैसे मैंने मान लो NaCl का सॉल्यूशन लिया, दिस इज NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस NaCl सॉल्यूशन के अंदर दो बातें हैं। यहाँ पर देखो, जैसे सी वाटर ले लो बेटा, यहाँ पे बेस्ट होगा कि मैं NaCl को अलग करना चाहता हूँ सी वाटर के अंदर से।
तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई क्रिस्टलाइजिंग एजेंट मिलाया, क्रिस्टलाइजिंग एजेंट मिलाया। अब ये क्रिस्टलाइजिंग एजेंट की खास बात क्या है, जैसे कि मैंने NaCl, हर एक एलिमेंट का, हर एक कंपाउंड का, हर एक सॉल्ट का अपना अपना क्रिस्टलाइजिंग एजेंट होता है जो उसको क्रिस्टल्स में बदलने की क्षमता रखता है। वो केमिकल्स जो किसी सॉल्ट को केमिकल्स में बदलने की टेंडेंसी रखते हैं उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजिंग एजेंट। तो मैंने NaCl को क्रिस्टलाइज करने के लिए NaCl क्रिस्टलाइजिंग एजेंट लिया जो सिर्फ NaCl को करेगा। तो सी वाटर के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें थी, NaCl था, वाटर था, MgCl2 था, ठीक है, प्लस अदर इसमें और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो जैसे मैं इसमें मिलाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ NaCl के पार्टिकल्स जो होंगे, NaCl जो होगा वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में आ जाएगा, वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में आपको अपेयर होता दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। अब आप इसको फिल्टर करके अलग कर लीजिए, ठीक है। तो हुआ ना बेटर मेथड, बात समझ में आई। तो ये बेटर मेथड है देन द evaporation. Now these all are basically the methods which are used to separate the chemicals, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको और एक फ्लो चार्ट बना देते हैं जिसके थ्रू आपको क्या ये सारी मिक्सचर्स को एक साथ मेमोराइज करने में थोड़ी सी हेल्प हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पहले बात करता हूँ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड मिक्सचर। अगर आपके पास कोई सॉलिड मिक्सचर है तो उसको अलग करना है तो उसके लिए कौन कौन से मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं सॉलिड मिक्सचर के लिए। हम बात कर सकते हैं बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक सेपरेशन की, मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं हम उसको सब्लिमेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा भी अलग कर सकते हैं, हम उसको सीविंग मेथड के द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको हैंड पिकिंग के द्वारा अलग कर सकते हैं, हैंड पिकिंग के द्वारा अलग कर सकते हैं हम, ठीक है। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन का क्या एग्जांपल लिया था हमने, जैसे कि सैंड प्लस आयरन। सब्लिमेशन का कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आयोडीन फ्रॉम आयोडीन प्लस सैंड का मिक्सचर ले लो। सीविंग का कोई एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ग्राम प्लस व्हीट फ्लोर, ठीक है, आटे में से हम उसको अलग करना चाहते हैं। हैंड पिकिंग का एग्जांपल ले लो, जैसे कि स्टोन्स फ्रॉम राइस, स्टोन्स फ्रॉम राइस, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली यूज़ होते हैं। अच्छा, कैसे कैसे हम इस कंपोनेंट को बात करेंगे भी, मैग्नेटिक सेपरेशन कब इस्तेमाल करेंगे, व्हेन द साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर डिफरेंट, जब साइज अलग अलग हो तभी तो बात कर पाएंगे। सो व्हेन द साइज ऑफ कंपोनेंट्स आर डिफरेंट, तब हम ये बात करेंगे। सब्लिमेशन कब करेंगे, व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट इज सब्लिमेशन या सबलाइन, वन कंपोनेंट गेट सबलाइन। अगर एक कंपोनेंट सबलाइम हो जाता है तो सब्लिमेशन मेथड इस्तेमाल कीजिए। सीविंग कब इस्तेमाल करेंगे, व्हेन द पार्टिकल साइज ऑफ द कंपोनेंट आर डिफरेंट, द पार्टिकल साइज आर डिफरेंट, when the particle size are different, ठीक है। और हैंड पिकिंग कब करेंगे, when one component is bigger in size than the other, है ना। तो एक कंपोनेंट बड़ा हो और एक कंपोनेंट छोटा, तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, नाउ सी स्टूडेंट्स, हम इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद रख सकते हैं। जैसे कि सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स को अगर सेपरेट करना है तो कौन कौन से मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर हम क्या करते थे, क्रीम फ्रॉम मिल्क। मैं एक एक एग्जांपल चूज़ कर रहा हूँ, आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, वो ध्यान रखना। फिल्ट्रेशन में जैसे फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके कॉमन सॉल्ट और सैंड पार्टिकल को या कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर को अलग कर सकते हो आप। क्रोमेटोग्राफी इंक के कॉम्पोनेंट्स का पता कर सकते हो। एवापोरेशन भी सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल है मिक्सचर का, जैसे सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। और एक और इंपॉर्टेंट थोड़ा याद रखना है कि जो सल्फर होता है, सल्फर का कलर कैसा होता है, येलो कलर का होता है। तो सल्फर फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर सल्फर सॉल्युबल होता है।
तो इसीलिए ये भी आपका एक एग्जांपल है। सल्फर सॉलिड होता है जो कि कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर सॉल्युबल हो जाता है, इस वजह से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं एवापोरेशन मेथड के थ्रू। कार्बन डाइसल्फाइड एवापोरेट हो जाएगा और सल्फर पीछे बच जाएगा। सेडिमेंटेशन के द्वारा भी कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन एक तरीके से डिकंटेशन मेथड का ही दूसरा नाम होता है एक तरह से। तो सैंड प्लस वाटर। लिक्विड मिक्सचर्स को अगर अलग करते हैं तो इसमें सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और एक आई थिंक बच गया सेपरेटिंग फनल को यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सेपरेटिंग फनल क्या होता है मैं अभी समझा देता हूँ आपको। तो ये इसको लास्ट मेथड में आप काउंट कर लेना, दैट इज सेपरेटिंग मेथड, सॉरी फनल। तो देखिए बेटा, सेपरेटिंग फनल ठीक है किसके लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड फॉर द टू इमिसिबल लिक्विड्स। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी डिफरेंसेस। डेंसिटी डिफरेंसेस देखो इसमें होता क्या है कि सेपरेटिंग फनल कुछ इस तरह से होती है आपकी। लाइक इन दिस मैनर। ठीक है, इसमें ये नॉब होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए जैसे कि मरकरी प्लस वाटर का मिक्सचर डाला। अब आपको पता है मरकरी भारी होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है लेकिन भारी होती है और पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होती। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे इसमें डालेंगे तो आपके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। मरकरी हैवियर वेट की है तो मरकरी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, यहाँ मिलेगा आपको मरकरी का पोर्शन इतना। ठीक है, और इसके ऊपर मान लो कि वाटर मिल गया आपको, ये इतना वाटर मिल गया। तो अब हम क्या करते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं या कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर इस नॉब को जैसे ही ओपन करेंगे तो ये मरकरी जो है वो नीचे आ जाएगी, तो इधर पे आपको मरकरी मिल जाएगी। ठीक है, और जैसे वाटर की लेयर यहाँ पे यहाँ तक आएगी तो उसको बंद कर दो, तो सेपरेशन हो गया, मरकरी अलग और वाटर अलग। ठीक है, तो इसके द्वारा एग्जांपल्स याद रखिए आप कौन कौन से हम अलग कर सकते हैं, जैसे कि मरकरी, ठीक है, फ्रॉम वाटर का मिक्सचर लिया है हमने, ऑयल प्लस वाटर का मिक्सचर लिया तो ऑयल की भी अलग सेपरेट लेयर होती है, जो ऊपर मिलेगी ऑयल की लेयर, वाटर की अलग मिलेगी। तो देखो डेंसिटी में डिफरेंस आ रहा है, डेंसिटी डिफरेंसेस के कारण हम इनको अलग अलग कर पाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स पे बात करेंगे यहाँ पर कि कैसे कैसे इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। नाउ सी हियर आर सम एग्जाम्पल्स जो आपको बताना है कि किस मेथड से इस्तेमाल करेंगे। बटर फ्रॉम कर्ड, बटर फ्रॉम कर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा अलग हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा। सेंट्रीफ्यूगेट करके हम लोग बटर को अलग कर देंगे, लाइटर वेट हैवियर वेट का डिफरेंस आ गया। सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट, सॉल्ट वाटर या सी वाटर, तो हम किसका यूज़ करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं हम लोग। याद रखना कि आप एवापोरेशन भी यूज़ कर सकते हो, एवापोरेशन, लेकिन एवापोरेशन ज़्यादा बेटर नहीं है, तो आपको देख लेना ऑप्शन में क्या चेक करना है। कैम्फर सब्लाइम होता है फ्रॉम द सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट से, तो यहाँ सब्लिमेशन यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा, सब्लिमेशन मेथड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट सॉल्यूशन, फिर से वही बात, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन या फिर एवापोरेशन दोनों। देन NH4Cl फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ NaCl एंड NH4Cl। तो बेटा याद रखना NH4Cl फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ NaCl एंड दिस, दो मिक्सचर हैं तो NaCl और अमोनियम क्लोराइड। तो NH4Cl आपको पता है सब्लाइम होता है, तो सब्लिमेशन मेथड यूज़ करें, सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन में ये अलग हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा, सॉरी ये सब्लाइम हो जाएगा, पीछे बच जाएगा NaCl, तो सिंपल हीट करके। स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल ऑफ इन इंजन ऑयल, ये मेटल जो होता है वो जनरली आयरन के मेटल्स हैं, तो आप मैग्नेटिक सेपरेशन यूज़ कर सकते हो, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, देन डिफरेंट पिगमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के पिगमेंट को अलग करना है, तो हमने कौन सा मेथड यूज़ किया था, डेट इज क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, देन ऑयल फ्रॉम वाटर, सेपरेटिंग फनल के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से अलग होता है, सेपरेटिंग फनल। टी लीव्स फ्रॉम टी, सीविंग मेथड। ठीक है, आयरन प्रिंट्स फ्रॉम सैंड, सैंड में से आयरन पिन, तो मैग्नेटिक हो गया, दूसरा नॉन मैग्नेटिक हो गया, तो मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। देन व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क, विनोइंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विनोइंग या फिर सीविंग भी यूज़ कर सकते हो आप, या हैंड पैकिंग भी इस्तेमाल कर सकते हो। फाइन मड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर, नाउ सी
फाइन मड पार्टिकल जो होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं फ्रॉम वाटर, तो फाइन मड पार्टिकल्स का जो वेट होता है वो क्या होगा, हल्का होगा, तो इसलिए वाटर का वेट भारी होगा, तो हम लोग इसको यहाँ पर सेंट्रीफिकेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। लास्ट वाला पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज़ सेंट्रीफिकेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई होप बेटा आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। सेपरेशन मेथड्स, इनकी मोर फोकस एग्जांपल्स पे करना है, टेक्निक्स पे करना है, डिस्टिलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है हमें, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेस किसमें कितना होता है वो चीज़ ध्यान रखना है, प्लस ये कुछ क्वेश्चन हैं को उसको तैयार कीजिए। थैंक यू, ऑलराइट।